लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बैंक है जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज है। तो हम अब इसका सॉल्यूशन कराते हैं आप लोगों के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इधर उधर की बात नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। आंसर बी होगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो यह जो है सो ऑप्शन बी होगा, द्वितीय सूत्र। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है। ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर होगा, 1876 में प्रकाशित हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन सीसी पद्धति का विकास किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। IFLA का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। 8 नंबर प्रश्न पे आइए, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। OPAC, ओपेक का अर्थ क्या होता है? ओपेक का जो अर्थ होगा सो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ओपेक जो है सो कट गया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ओपेक का जो होगा सो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होगा। OPAC का जो होगा सो ऑप्शन ए होगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। प्रश्न नंबर 10 पर हम लोग आएंगे, ISBN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ISBN का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो जाएगा। 11 नंबर का देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 11 का सी हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है सो पेरिस में है। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा अगर एग्जाम में, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि यहाँ नहीं दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो यह हो जाएगा पंचम सूत्र। ऑप्शन सी, पंचम सूत्र हो जाएगा। तो आइए 13 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं, संदर्भ सेवा जिसको बोलते हैं रेफरेंस सर्विस को दो प्रकारों में किसने विभाजित किया? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मार्गरेट हचिंस ने किया था, मार्गरेट हचिंस ने। ऑप्शन ए। AACR2 का पूर्ण रूप क्या होता है? AACR2 जो है उसका पूर्ण रूप हो जाएगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, किस भारतीय राज्य में सबसे पहली सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? यह किया गया था तमिलनाडु मद्रास में। अगर कहीं कोई ऑप्शन अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे और भी आगे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो आइए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 16, डेलनेट का संबंध किससे है? डेलनेट जो है जिसका संबंध है पुस्तकालयों का नेटवर्क से। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सो भारत में लागू हुआ था 2005 में। डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम हैं? डीडीसी के 23वें संस्करण में 4 वॉल्यूम है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सीसी जिसका फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन में PMEST क्या दर्शाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य वर्ग, मेन डिवीजन जो हो जाएगा वो होगा। अब हम लोग आएंगे 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह किया जाता है DLA, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा।
शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी और यूडीसी दोनों इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 22 पे हम लोग आएंगे। पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा आदान प्रदान विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 पे हम लोग आएंगे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हो जाएगा 1972 में, जिसको हम लोग बोलते हैं RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में। प्रश्न नंबर 24 पे हम लोग आते हैं। मार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। 25 नंबर प्रश्न में आइए। भारत में बिलीव SC कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत में बिलीव कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय जो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। बिलीव SC, बिलीव साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारत में पूछेगा तो। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशक कौन है? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशक जो हो जाएगा सो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इंक हो जाएगा, डॉट। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 पे हम लोग आते हैं। वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो हो जाएगा इसका खुली द्वार प्रणाली। ठीक है, खुली द्वार प्रणाली। 28 नंबर पे आते हैं हम लोग। पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा किया गया। पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 पर हम लोग अब आते हैं। 30 नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया था 2014 में। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी 2014 में शुरू किया गया था। इन्फिलिब नेट का मुख्यालय कहाँ है? इन्फिलिब नेट का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ठीक है। किस समिति ने प्रश्न नंबर 32 पर हम लोग आते हैं। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगनाथन समिति ने सिफारिश दी थी। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश रंगनाथन समिति ने। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? मुख्य प्रविष्टि के जो अनुच्छेद होते हैं सो B 6 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना जो हुई थी सो ऑप्शन बी 1891 में हुई थी। रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो ये हो जाएगा सामयिक जागरूकता सेवा, सामयिक जागरूकता सेवा। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह हो जाएगा 1958 में, ऑप्शन बी 1958 में हुआ था। डीडीसी में तालिका 1 टेबल 1 जिसको किससे संबंधित है? यह हो जाएगा मानक उप विभाग से संबंधित है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। डीडीसी में तालिका 1 किससे संबंधित है? तो मानक उप विभाग से संबंधित है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा पाठक और कहिए चाहे उपयोगकर्ता कहिए। प्रश्न नंबर 39 पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ क्या है? पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ जो है सो इसका हो जाएगा पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं। APUPA पैटर्न किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पुस्तकों का निधानी व्यवस्थापन से संबंधित है। ILA जिसको बोलते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1933 में। ठीक है। थीसॉरस क्या है? थीसॉरस जो है सो क्या है? तो यह हो जाएगा नियंत्रित शब्दावली की सूची है। आइए प्रश्न नंबर 43 पर। किस पंचवर्षीय योजना में UGC ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया? तो यह हो जाएगा
ये सभी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये सभी हो जाएगा। इसको प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया? तो सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विशेष अनुदान दिया था। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन करता है राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 हम लोग देख लेते हैं अब। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है? तो यह हो जाएगा चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है? तो चतुर्थ सूत्र। अब हम लोग आते हैं 46 प्रश्न पे। ठीक है। सीडीएस चाहे आईएसआईएस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? सीडीएस और आईएसआई सॉफ्टवेयर जो है सो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसका फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो यह जो है सो तृतीयक सूचना स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय जो है सो नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ए और सी दोनों। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्र पहला में, और सर्वश्रेष्ठ पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक न्यूनतम लागत पर। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा बौद्धिक संपदा से संबंधित। प्रश्न नंबर 51 पे हम लोग आते हैं। बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत। सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? सोल सॉफ्टवेयर जो है जिसका विकास किया था इन्फिनिबनेट ने। ठीक है। सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीए कटर का नाम जो है सो पुस्तकालय सूचीकरण से संबंधित है। बिब्लियोग्राफी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो यह हो जाएगा तृतीयक सूचना स्रोत है। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनियमन क्या कहलाता है? पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनियमय क्या कहलाता है? तो यह प्रश्न हो जाएगा 55 का उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर सभी हो जाएगा। संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग, प्रलेख आपूर्ति सेवा, यह सभी हो जाएगा। यूनियन कैटलॉग क्या है? यूनियन कैटलॉग जो है सो दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहों की सम्मिलित सूची है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में जो है सो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इनके पास है। तो OCLC का एक फुल फॉर्म यहाँ याद कर लीजिए आप लोग, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पे हम लोग आते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल का उदाहरण क्या है? यह हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। प्रश्न नंबर 59 पे हम लोग आते हैं। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ये सभी पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, ये पुस्तकों के संग्रह का मूल्यांकन करना, यह होता है स्टॉक वेरिफिकेशन। डिजिटल डिवाइस शब्द का क्या अर्थ है? डिजिटल डिवाइस शब्द जो है जिसका अर्थ होता है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके अभाव के बीच का अंतर। ठीक है। KWS कीवर्ड सर्च किसमें उपयोगी होता है? KWS जो है किसमें उपयोगी होता है? तो यह हो जाएगा सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, सूचना पुनर्प्राप्ति में उपयोगी होता है। IAS LIC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स, यही इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर जो है सो बुक में गलत दिया है। मैं एग्जैक्ट जो मैं जानता हूँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका उत्तर ये होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या जो बुक में दिया है वो सही है। तो प्रश्न नंबर हम लोग 63 पे आते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं?
कोलन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया था? तो यह सबसे पहले शुरू किया था दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया था। आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा तो मैं अभी तो आंसर बता रहा हूँ, मैं इसका फुल डिस्क्राइब जो पीछे दिया हुआ है, जैसे कि ये पूरा इसका प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि थोड़ा सा मतलब जैसे उसका पूरा हिस्ट्री ही बता दिया है उस क्वेश्चन से संबंधित। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसमें भी आप लोगों को सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन तत्काल तो अभी आप लोग सिर्फ आंसर जानिए। अब आइए प्रश्न नंबर 65 पर। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो यह FID एक संस्था है जिसकी स्थापना की थी, फीड की। एक विशिष्ट, तो आप लोग फीड का फुल फॉर्म भी जान लीजिए। फीड का जो फुल फॉर्म होता है सो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? ये कहलाएगी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, पैम्फलेट। पैम्फलेट हो जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग JBB तकनीक किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। ऑप्शन डी पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु जो है सो यह हो जाएगा एक, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम लोग आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? प्रथम प्रकाशन जो हुआ था सो एक पुस्तक के रूप में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन कौन करता है? तो यह हो जाएगा केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 71 पे। प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन, जिसको अंग्रेजी में डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह हो जाएगा पॉल ऑटलेट ने किया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। कॉल नंबर में सामान्यतः क्या क्या शामिल होता है? कॉल नंबर जो होता है उसमें शामिल होता है वर्गांक और ग्रंथांक, ठीक है। वर्गांक और ग्रंथांक शामिल होता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह कहलाएगी संदर्भ डेस्क। संदर्भ डेस्क। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह। सूचना साक्षरता का क्या अर्थ है? सूचना साक्षरता जो है जिसका अर्थ होता है सूचना खोजना और मूल्यांकन के साथ प्रभावी उपयोग क्षमता, ठीक है। इस सेट को लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्न करें। जितना ज़्यादा आप लोग प्रश्न करेंगे तो एग्जाम में उतनी ही मदद होगी, क्योंकि हो सकता है इसमें से जो प्रश्न आप लोग पढ़े रहिएगा तो वहाँ मिल जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। दूसरा तो कुछ है नहीं। बाद बाकी तो थ्योरी तो आप लोगों को मैं डिस्क्राइब कराऊंगा ही, थ्योरी भी। और मैं स्पेशली अगर मैं टॉपिक वाइज अगर आप लोग बताइएगा तो मैं टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करवाऊंगा। 76। नेशनल नॉलेज कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? नेशनल नॉलेज कमीशन के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे सैम पित्रोदा, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन में CC में पक्ष विश्लेषण फैक्ट एनालिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, यह किया जाता है विषय को वर्गीकृत करने के लिए। बायोग्राफिकल सोर्स क्या प्रदान करते हैं? ठीक है, तो यह हो जाएगा लोगों के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। लोगों के जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी। पुस्तकालयों के लिए 3 कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया? पुस्तकालयों के लिए 3 कार्ड सिस्टम को किसने विकसित किया? तो यह हो जाएगा डॉक्टर SR रंगनाथन ने। OCLC किस देश में स्थित है? OCLC जो है सो USA में विकसित है। ज्ञान जगत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्या कहते हैं? यह कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी को यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा प्रसार सेवा, ऑप्शन डी प्रसार सेवा हो जाएगा। 83 पे हम लोग आते हैं। AACR2 में मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनती है?
तो यह बनती है लेखक के अंतर्गत बनती है। पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? पेटेंट जो है सो किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक सूचना का स्रोत है। पुस्तकालय विज्ञान में निधानी सूची का क्या उपयोग है? पुस्तकालय विज्ञान में निधानी सूची सेल्फ लिस्ट का क्या उपयोग है? तो यह हो जाएगा स्टॉक सत्यापन और वर्गीकरण उपकरण के रूप में। अब हम लोग आते हैं 86 पर। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1954 में। डीडीसी के किस संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन हुआ था? डीडीसी के किस संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 16वें संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ। तो 16वां संस्करण याद कर लीजिए। शैनन वीवर मॉडल किससे संबंधित है? तो शैनन वीवर मॉडल जो है सो संबंधित है सूचना संचार से। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना है, उसके बाद आप लोगों को अपलोड करना है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बस इससे यही मदद होगा कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकें उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग आते हैं। गजेटियर क्या प्रदान करता है? गजेटियर जो है सो क्या प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है भौगोलिक स्थानों की जानकारी। भौगोलिक स्थानों की जानकारी। NASSDOC नेस्डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का हिस्सा है नेस्डॉक। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? यह किया गया था 1969 में, जो कि पटना में हमारे स्थित है। वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों का पुस्तकालयों में उपयोग किस पर केंद्रित है? तो यह है उपयोगकर्ता सहभागिता और सहयोग। उपयोगकर्ता सहभागिता और सहयोग। पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य जो होता है सो नीतियों का निर्धारण और सलाह देना। साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो यह सबसे पहले दिया था यूजीन गारफील्ड ने। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA का फुल फॉर्म होगा। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन करता है IASLIC इंडियन एसोसिएशन फॉर, क्या मैंने बताया था अभी, देखिए आप लोगों को मैं पीछे प्रश्न में फिर से दिखा देता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। इंडियन, ऑप्शन ए मैंने बताया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो अब आइए 97 प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यूडीसी में प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंकन का क्या अर्थ है? यूडीसी में प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंकन जो है, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड नोटेशन, इसका क्या अर्थ होता है? तो यह होगा अक्षर और अंक दोनों का प्रयोग। मिश्रित अंकन को बोलते हैं अक्षर और अंक दोनों का प्रयोग। पुस्तकालय में पुस्तक चयन बुक सिलेक्शन का उत्तरदायित्व सामान्यतः किसका होता है? तो यह हो जाएगा विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का, जो हम लोग काम करेंगे, जिन लोगों की भाई की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी 1931 में। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। तो मैंने सेट 1 कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और आप लोग कमेंट करें कि अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो कि लाइन से यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दूंगा, पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। और सेट 2 जल्दी से जल्दी मैं कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।